ओके, गुड मॉर्निंग गाइस एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास एंड आज की क्लास हम देखेंगे तो आप फास्ट मूव करेंगे आज की क्लास में कि देखें कि जरा हमने क्या देखा था। टैक्सेबिलिटी देख रहे थे हम लोग, टैक्सेबिलिटी देख रहे थे। क्या देख रहे थे हम? टैक्सेबिलिटी देख रहे थे कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, यह फाइंड आउट करना था अपने को। तो उसके लिए कौन सी इनकम किसके लिए क्या है, टैक्सेबल है, अपन देख रहे थे ना कि हाँ जी। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस हमने डिसाइड कर लिया था कि कौन रेजिडेंट है, कौन नॉन रेजिडेंट है, कौन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। समझ में आया? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है। तो उसमें देखो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अगर कोई इनकम कहां होती है आपकी, इंडिया में रिसीव होती है, तो इनकम अगर इंडिया में रिसीव होगी तो क्या होगी, सबके लिए क्या होगी बेटा, टैक्सेबल होगी। वो सबके लिए क्या होगी, टैक्सेबल होगी। समझ में आ रहा है चीज? चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। अब इनकम एक्रू अराइज, हाँ जी, पॉइंट नंबर पेज नंबर 22 पे आए, पेज नंबर 22 पे आए। हाँ हाँ वो करते हैं, एक बार इससे कर लेंगे, फिर मैं आज लिखवाऊंगा कुछ नहीं, आज से इसमें से करवाऊंगा और फिर मैं आप, अरे बड़ा खुश हो गया तू तो। हाँ हाँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया की, ठीक है। अब अगर आपको इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, मैं किसकी बात कर रहा हूं भैया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। तो ये वाला पॉइंट भाई, ये क्या है, नहीं अरे इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, अब ये सबके लिए टैक्सेबल रहेगा, ये सबके लिए क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। समझ में आ रहा है चीज? चाहे वो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी है, नॉट ऑर्डिनरी है। अब रिसीव्ड का मतलब क्या, आइए जरा इस पेज पे देखें, पेज नंबर 22 पे देखें, सेक्शन 7 में लिखा है, सेक्शन 7 में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया क्या होता है। समझ में आया? सेक्शन 7 में लिखा है रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब होता है फर्स्ट टाइम रिसीव्ड, कि आपको उस इनकम पे अधिकार कब मिला। फर्स्ट टाइम रिसीव का मतलब क्या होता है, आपको उस इनकम पे अधिकार कब मिला। अच्छा, वो रिसीव्ड आपका कैश में भी हो सकता है, वो रिसीव्ड आपका कैश में भी हो सकता है और काइंड, नहीं काइंड में नहीं, कैश में हो सकता है, आपके कैश इन हैंड हो सकता है और आपके बैंक में भी हो सकता है, और आपके बैंक में भी हो सकता है। समझ में आया चीज? तो रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रिसिप्ट। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रिसिप्ट। अब बाहर थे, आपको पैसा बाहर मिल गया, तो इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। समझ में आ रही बात? इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? आप इंडिया में जॉब करते थे, आप इंडिया में जॉब करते हैं और आप क्या है, कंपनी ने आपको 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए यूएस भेजा है। काफी ऐसा होता है, आपको 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए यूएस भेजा है, वहां पे आपको सैलरी दे दी डॉलर्स में, क्योंकि वहां पे खाने पीने का जो कुछ भी चाहिए होगा, आपने बोला सर सैलरी मेरे को वहां पे प्रोवाइड करवा देना, कंपनी ने आपको सैलरी दे दी कहां पे, आउटसाइड इंडिया। बताओ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है, तो इसके प्रीव्यू में तो वो नहीं आएगा। समझ में आया? द रिवर्स इंपैक्ट, माइकल जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में काम करता है, उसकी कंपनी ने उसको 2 महीने के लिए इंडिया में भेजा कि इंडियन को जो उसका इंडियन बिजनेस उसको देख ले, मैनेज कर ले। उसके लिए उसको इंडिया में सैलरी मिल गई, रुपीस में सैलरी मिल गई। समझ में आ रहा है? बताओ, रिसीव्ड इन इंडिया, आ गया समझ में? अच्छा, उसको इंडिया में सैलरी मिली, भले उसको डॉलर्स में मिली, तो भी रिसीव्ड इन इंडिया। बात समझ में आती है? क्लियर? माइकल जो यहां पे आया, यहां पे उसने सारा बिजनेस मैनेज कर रहा है, अपनी ऑस्ट्रेलियन कंपनी का बिजनेस यहां मैनेज कर रहा है। सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई, सैलरी उसके ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में क्रेडिट हो गई। बताओ कहां रिसीव हुई? आप बताओ, मेरी बात समझ में आई आपको? Michael Joe has come to India for managing the affair of business in India for the 2 or 3 months, maybe for the short term period, and on the first day of every month, his income, his salary will be credited in the
ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट? बताइए, तो आप बताइए, इंडिया में रिसीव हुआ है या बाहर रिसीव हुआ? इंडिया में रिसीव हुआ है। क्यों? उसका अकाउंट है ही नहीं यहाँ पे। नहीं, बैंक तो कहीं भी हो सकती है, दैट्स ओके। नहीं 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 नहीं, तो वो तो एक्रू अराइज इन इंडिया आप बात कर सकते हो। अभी मैं रिसीव की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ड्यू कहां पे हुई। अरे आप, मैं ये नहीं कह रहा कि देखो थोड़ा पढ़ते, एनी इनकम which is received in India during the previous year by the SSC is liable to tax. ठीक है साहब। Receipt means the first receipt. The receipt of income refer to the first occasion when the recipient get the money under his own control. Once an amount is received as income, any remittance or transmission of the amount to another place does not result. अब अगर देखें conceptual understanding देखें, 4 नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, इसके नीचे वाला ही पार्ट है, क्या है एक बार पढ़, तो इसको पढ़। An American company but has come to India for the period of 4 months in the assessment year 2021, the previous year 1920. He is given salary and he receives money in India. This is the case of first time receipt and thus shall be liable to tax in India. On the other hand, if the company gives salary to his wife in USA and then she transferred it to him, then it will be the case of second receipt, which is known and remittance amount of remittance is not taxed in India. हाँ जी, क्या कहता है ये? अभी समझ में आया तुमको? वो बंदा कहाँ है? इंडिया में, बट सैलरी उसको कहाँ मिली? आउटसाइड। उसकी वाइफ को मिल गया, आउटसाइड मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मतलब अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं। उसके ऑस्ट्रेलिया के बैंक में क्रेडिट हो गया, उसके ऑस्ट्रेलिया के बैंक में क्रेडिट हो गया, तो यह माना जाएगा वह इनकम कहाँ रिसीव हुई है? ऑस्ट्रेलिया में रिसीव हुई है। समझ में आई ये बात? आपका फिजिकल प्रेजेंस कहां पर है? आपका फिजिकल प्रेजेंस कहां पर है? अगर आपको फिजिकली उस समय वो सैलरी मिलती है तो वह रिसीव्ड उस समय मानी जाती है। लेकिन अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस कहीं पर भी है लेकिन वो आपके यूजुअल बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो बेटा जी उसको क्या माना जाएगा? जहां पे आपका यूजुअल क्रेडिट होता है वो वहीं पे आपका क्या माना गया है? रिसीव माना गया है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, अगर 182 डेज से ज्यादा रहता है तो रेजिडेंट हो जाता है, तो रेजिडेंट हो जाता है तो उसको सारी चीजें टैक्सेबल हो जाती है। अभी बात करेंगे, मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा यार। मैं तो सिर्फ क्या बात कर रहा हूं बेटा? मैं ये बात कर रहा हूं कि जो रिसीव्ड इन इंडिया है या नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, समझ में आया चीज? क्लियर है ये पॉइंट? चलेगा। अब नेक्स्ट, अगर हम बात करें इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। देखो पहले में क्या है? पहले में क्या है? ये आपका पहले में क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड है। क्या है ये? एक्चुअल रिसिप्ट है। और यहां पे डीम्ड रिसिप्ट है। क्या है यहां पे? डीम्ड रिसिप्ट है कि इनकम डीम्ड रिसिप्ट, इनको उसको इनकम में इंडिया में रिसीव होना मान लिया गया। क्लियर? ये ऐसी इनकम है जिसको आपको इंडिया में रिसीव होना मान लिया गया। नाउ जरा देखें ऐसी कौन सी इनकम है। तो देखो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, नीचे पॉइंट दिया हुआ है। हाँ जी, इसमें कुछ चेंजेस हैं इस बार, उसमें मैंने डाले नहीं है अभी, वो मैं आपको अलग से नोट करवाऊंगा। ठीक है ना, क्या चेंजेस है वो। लेकिन अभी हम इसकी बात करते हैं, यहां पे इसको कांस्टेंट रखते हैं। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या हो गया? देखिए पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, हाँ जी पढ़े, पहला पॉइंट पढ़। Contribution made by the employer to the recognized provident fund in excess of 12% of the salary of the employee. बात समझ में आता है? ये क्या कहता है कि एक क्या है? एम्प्लॉई है। क्या है?
एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। अब वो जो सैलरी मिल रहा है, सैलरी के साथ साथ में एम्प्लॉयर क्या करता है? उसके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट भी करता है। प्रोविडेंट फंड में क्या करता है? कंट्रीब्यूट भी करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और वो परसेंटेज होता है, जब सैलरी हम डिस्कस करेंगे तो एक वो परसेंटेज भी आएगा, वो परसेंटेज भी होता है। तो इन सच कंडीशन क्या होता है? देखो 12% तक तो क्या होता है, अगर सपोज करो मैं एम्प्लॉयर हूं और ये एम्प्लॉई है, मैं एम्प्लॉयर हूं, ये एम्प्लॉई है, इसने क्या, मैं एम्प्लॉयर हूं, ये एम्प्लॉई है, इसने क्या किया? इसको सैलरी मिलती है 20,000 रुपया। कितना सैलरी मिलता है? 20,000 रुपीज इसको सैलरी मिलती है सब। तो जो 20,000 इसको सैलरी मिलती है, उसका 12% तक अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूं उसके पीएफ अकाउंट में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 20% का 12% कितना होता है? 20,000 का 12% कितना होता है? 2,400। गाइज, अगर मैं इसकी सैलरी का 12% तक कंट्रीब्यूट करता हूं इसके प्रोविडेंट फंड में, यानी फ्यूचर में उसको बेनिफिट मिल जाएगा, तो वो कोई भी टैक्सेबिलिटी में नहीं आता। समझ में आ गया बात? लेकिन अगर मैं 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हूं, जैसे मैंने 3,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया, मेरी बात समझ में आया? पीएफ अकाउंट किसके नाम से होगा? एम्प्लॉय के नाम से होगा। पीएफ अकाउंट किसके नाम से होगा? एम्प्लॉय के नाम से होगा। तो एम्प्लॉय के नाम से जो पीएफ अकाउंट होगा, उसमें अगर मैंने 12% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया, मान लेते हैं मैंने 3,000 का कंट्रीब्यूशन कर दिया, बात समझ में आ रहा है? 3,000 रुपीज मैंने इनके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए, तो इन एक्सेस ऑफ 12% कितना हो गया? कितना हो गया? 600। वो 600 क्या होगा बेटा? इसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, और वो क्या मान लिया जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी रिसीव्ड मान लिया गया। हाँ, केवल वो अमाउंट। समझ में आई बात? बात समझ में आई नहीं है आपको? क्योंकि हम अभी टैक्सेबिलिटी की बात करें, 12% तक इधर है, अगर कितना है? 12% तक है, तो मान भी लो तो भी क्या है? वो क्या है आपका? एग्जेम्प्ट है, उसमें टैक्सेबिलिटी नहीं आती। अप टू 12% हम सैलरी में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखो, जो पीएफ अकाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, ये किसके बेनिफिट के लिए होता है? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है। किसके बेनिफिट के लिए होता है? एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है। अब इसमें क्या करता है एम्प्लॉय? इसमें क्या करता है? एम्प्लॉय जो होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है, और एम्प्लॉयर जो होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। समझ में आया? लेकिन होता किसके बेनिफिट के लिए? ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए होता है। उसमें हम पैसा जमा कराते रहते हैं, ठीक है? और उस पैसे पे, ये जो पैसा है ना, और इस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है, इस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है। इंटरेस्ट में क्या है? देखिए, कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? अप टू 12% क्या भैया? एग्जेम्प्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? इंटरेस्ट में 9.5% तक है। कितना है अभी? 9.5% तक आया। समझ में आया चीज भैया जी? समझ में आ रहा है? तो इनकम डीम टू बी रिसीव में पहला पॉइंट क्या था आपका? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। अब बताओ, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दिखा? अरे भाई, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन तो वो अपने उस 20,000 में से ही दे रहा है। मैंने जो इसको 20,000 सैलरी दी, इस 20,000 में से ही ये कुछ कर, मान लेते हैं 20,000 का 12% यह दे रहा है, और 12% मैं भी दे रहा हूं। तो यहां पे इसकी 20,000 सैलरी, इसने अपनी 20,000 सैलरी में से कितना दे दिया? 2,400 कहां जमा करा दिया? अपने पीएफ अकाउंट में जमा करा दिया। मैंने भी, अब मैंने क्या किया? एज ए एम्प्लॉयर मैंने क्या किया? इसको 20,000 की सैलरी दी, और इसके नाम पे 2,400 रुपए कहां जमा करा दिए? मैंने पीएफ अकाउंट में जमा करा दिए। तो अगर मैं अपने एज ए एम्प्लॉयर की बात करूं, तो एम्प्लॉयर की पॉकेट से एम्प्लॉय के लिए कितना पैसा निकला? 20,000 प्लस 2,400, 22,400। आया समझ में? आया नहीं आया समझ में?
क्लियर है? इसमें से 20,000 तो इसके लिए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। और 2,400 तक इसका यहां पे एग्जम्प्ट रहेगा, उस पर कोई भी इसको टैक्स नहीं देना है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये समझ में आया आपको? क्लियर है? अच्छा, मैंने वापस कहते सेकंड एग्जांपल, इसकी सैलरी 20,000, इसकी सैलरी 20,000, इसने 3,000 का कंट्रीब्यूशन दिया, इसने 3,000 का कंट्रीब्यूशन दिया, मैंने भी 3,000 का कंट्रीब्यूशन दिया, समझिएगा। तो मेरी सबसे पहला क्वेश्चन, एज ए एम्प्लॉयर मेरी पॉकेट से इसके लिए कितना अमाउंट निकला? 23,000। टोटल कितना निकला? 23,000। ये समझ में आया? इसमें से मैंने इसको कितने दिए? तो 20,000 पूरा इसके लिए क्या होगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रिसीव्ड इन, इसके लिए पूरा पूरा टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो 20,000 पूरा टैक्सेबल इसके लिए। समझ में आ रही है बात? अच्छा, उसमें से इसने 3,000 का कंट्रीब्यूशन दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दे तो बोले पूरा 20 दे। आया समझ में? तेरी सैलरी तेरी इच्छा। क्लियर? मैंने भी 3,000 का कंट्रीब्यूशन दिया। अब बेटा जी, मैंने 3,000 का कंट्रीब्यूशन दिया, उसमें अरे 12% तक तो क्या है? मानना ही नहीं है, कोई मिला नहीं मिला, इट्स ओके। इन एक्सेस ऑफ 12% यानी 600 रुपीज, इसके लिए क्या हो जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया और टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब इसके लिए टोटल टैक्सेबिलिटी कितनी रही? 20,000 प्लस 600, 20,600 इसके लिए टैक्सेबल अमाउंट हो गया। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है? हाँ जी, देखो भैया, एक ही पॉइंट को मैंने इसी अभी मैंने डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया में पहले पॉइंट को मैं 3-4 तरीके से बता दिया आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है बेटा? हाँ, 150 रुपया। हाँ, आइए नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। आप ही समझे प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज क्या है, रिकॉग्नाइज क्या अपने को पता नहीं, आइडिया नहीं। ठीक है, हाँ, ये आरपीएफ है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, टू द एम्प्लॉय विच इज इन एक्सेस ऑफ 9.5% पर एनम। समझ में आता है? अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होगा। टोटल अमाउंट वहां पे अब 3,000 हमने जमा करा दिए, 3,000 इसने भी जमा कराया, उसमें 3,000 मैंने भी जमा करवाया। इस तरह हर महीने 3,000 रुपए जमा कराते रहे। तो अब आप मुझे बताइए, तो 12 मतलब 36, यानी 36,000 इसने भी जमा करवाए और 36,000 मैंने भी जमा करवाया। इसके लिए टोटल कितना हो गया आपका? 72,000। अब उस पे मान लेते हैं इंटरेस्ट मिल रहा है 11% से। कितने से मिल रहा है? 11%। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब 72,000 पे 11% से इंटरेस्ट मिल रहा है। कितने परसेंट से बाबू? 11% से। टैक्सेबल कितना होगा? 1.5%, क्योंकि अप टू 9.5% तो एग्जेम्प्ट है। समझ में आ गया? तो उसके ऊपर जितना मिल रहा है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? डीम टू बी रिसीव्ड इंडिया मान के क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? भले ही इसको वो रिटायरमेंट भी मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको टैक्स इसी साल में देना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? दोनों पॉइंट समझ में आए? कंट्रीब्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन? अब ये कंट्रीब्यूशन में लिखा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, लेकिन इंटरेस्ट में ऐसा कोई बात नहीं लिखा। वो इंटरेस्ट चाहे तुम्हारे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे हो या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे हो, वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट किसी में भेदभाव नहीं करता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अरे प्रभु, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, इंटरेस्ट हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो एक्सेस है वही टैक्सेबल होगा। भाई 36,000 मैंने दिया प्लस 36,000 उसका था, 72,000 आया समझ में? तब 72,000 पे मान ले 11% से इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 11 अबाउट 9.5 कितना हो गया? 1.5%। समझ में आ रहा है? तो इंटू 1.5% कर दे,
सीधा ये टैक्स, हाँ जो भी है, और नहीं तो कहते सर मुझे ये अच्छा नहीं लगा सर, तो बस चलिए जो इच्छा। क्लियर है, चलें आगे। थर्ड पॉइंट, ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू ए रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। नाउ प्रोविडेंट फंड अलग अलग तरह के होते हैं, प्रोविडेंट फंड अलग अलग तरह के होते हैं। तो अगर आपने कहां से ट्रांसफर किया, अनरिकॉग्नाइज से किया, किसको किया, रिकॉग्नाइज में किया, तो उसको भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाता है। ये क्या होता है ये अभी डिस्कस ज्यादा नहीं समझ में आएगा, दिस विल डिस्कस इन द सैलरी चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट 4 पॉइंट क्या है, द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर। हाँ जी, अगर ए पेंशन स्कीम और ATCCD अंडरलाइन कर लें, ATCCD कुल मिला के क्या है, कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, क्या होता है गवर्नमेंट ने आजकल क्या है, अगर आपको पता हो तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, अब जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं साहब, उनको अब पेंशन देना बंद कर दिया है। हाँ जी, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनको पेंशन देना बंद, फ्यूचर, लेकिन एक नई स्कीम निकाल दी, मतलब गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से पेंशन नहीं देती है, लेकिन उनकी पेंशन की व्यवस्था जरूर की है उन्होंने। वो कैसे व्यवस्था की है, उन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उन्होंने क्या कर दिया, एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया। और गवर्नमेंट क्या करती है उस ट्रस्ट, जैसे सपोज कीजिएगा आई एम गवर्नमेंट, मैंने क्या किया, एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, इनको मैंने क्रिएट कर दिया, इनको मैंने खड़ा कर दिया। अब ये आप सब एम्प्लॉई हैं जो 2002 के बाद में आप मेरे यहां पे अपॉइंट हुए हैं, तो आपको फ्यूचर में मैं पेंशन नहीं दूंगा, लेकिन उसके थ्रू पेंशन दिलवा दूंगा। आया समझ में, आया चीज? तो इसमें मैं क्या करता हूं, आपके लिए मैं क्या करता हूं, कुछ कंट्रीब्यूशन इनको दे देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं अपने एम्प्लॉय के फ्यूचर पेंशन के लिए एक कंट्रीब्यूशन आज ही निकाल देता हूं और फिर मैं इनको दे देता हूं। समझ में आ गया? ये क्या करती है सब? अच्छा, सारा हिसाब किताब दिया हुआ है मैंने, कितने एम्प्लॉय किस किस के लिए क्या क्या है, वो सारा कुछ मैनेजेबल है। ये उस फंड को क्या करती है, एज ए म्यूचुअल कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे। क्योंकि अब आप मुझे बताइए, आज आपने सपोज करो कि 25 की एज में मेरे को ज्वाइन किया, मतलब गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, रिटायरमेंट कब होगा 60 की एज में, तो अगर डिफरेंस देखें तो अप्रोक्स डिफरेंस 35 इयर्स का हो गया। तो मैं तो इनको रोज पैसा देता रहूंगा, रोज बोले तो हर महीने या हर ईयर में इनका पैसा जाएगा। अच्छा, अब इनके पास वो कॉर्पस इकट्ठा होता जाएगा, क्या इनको पैसा तुरंत पे करना है क्या? वो तो उसके बाद में पे करना होगा। तो क्या उस पैसे को लेके गद्दी बिछा के बैठेगी उसके ऊपर है क्या? आराम से ये क्या करेगी, उसको इन्वेस्ट करेगी, ये उसको इन्वेस्ट करेगी। अब इन्वेस्ट करके उस पर क्या है, रिटर्न कमाएगी। समझ में आई बात? और उस पैसे को और क्यूमुलेटिव से क्या करेगी, डबल मल्टीप्लाई ट्रिपलाई करती जाएगी। क्लियर? और 60 साल के बाद में जब आपको पेंशन वगैरह देना पड़ेगा ना, तो वो फिर अब पेंशन मैं नहीं दूंगा, लेकिन कोई और आपको देगा। गवर्नमेंट का क्या रहा उसका, गवर्नमेंट को फ्यूचर में कोई बाहर नहीं पड़ा, इनडायरेक्टली पेंशन चली गई। समझ में आ गया? इसमें गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूशन तो देती ही है, साथ में अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकता है। आपको लगता है कि यार मुझे फ्यूचर में पेंशन ज्यादा चाहिए, सपोज कर लगा कि हाँ आई वांट द मोर पेंशन वाला, आप थोड़ा सा, तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट का तो क्या होता है, देखो समझो, गवर्नमेंट का तो क्या होता है, गवर्नमेंट का तो एक फिक्स अमाउंट होता है, कितना था कंट्रीब्यूशन, उसका अलग से स्कीम होता है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, आपने बोला कि मैं मतलब कि X% उसने बोला कि मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन देता हूं, गवर्नमेंट देती है। हाँ हाँ हाँ, 5 साल 7 साल करके चला गया। हाँ, तो उसका जो अगर किसी इन द केस ऑफ डेथ वगैरह सारा रूल्स रेगुलेशन है भैया,
बिल्कुल, वो तो है ही है। अगर किसी की डेथ हो जाती है, मिस हैपनिंग हो जाता है, तो जो उसका डिपेंडेंट होता है, जो भी उसका वाइफ या जो भी उसके डिपेंडेंट होते हैं, उसको मिलता है, उसको 50% ऐसा कुछ है, कुछ मिलता है। ठीक है, तो उसमें होता है 50% मिल जाता है, और फिर क्या होता है, वो पेंशन मिलती रहती है, वो होता है। और उसमें तो ये भी होता है कि अगर आप ड्यूरिंग द टेन्योर अगर आपकी डेथ हो जाती है, सपोज किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डेथ हो जाती है, तो उल्टा, हाँ, तो गवर्नमेंट का तो ये भी है कि उसके डिपेंडेंट को जॉब भी मिलता है। वो डिपेंडेंट को जॉब मिलता है, उसकी जगह पर उसको जॉब मिलता है, और वो जॉब उसके जो डिपेंडेंट होता है उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिल जाता है ना। तो ये सिस्टम भी है, तो अपन उसमें ना जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ है। यस सर, समझ में आया चीज। चलिए, अब मैं अगर बात करूं यहाँ पे, माय क्वेश्चन पॉइंट नंबर, ये पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया। पॉइंट नंबर ATCCD के अंदर ये यही तो है ATCCD स्कीम, ये जो मैंने, हाँ, यही तो ATCCD है। समझ में आ रहा है। कैफे कॉफी डे में बैठ के हमने कॉफी पी और इस तरह से डिसाइड किया। ठीक है, CCD, कैफे कॉफी डे। ठीक है, हाँ जी। मतलब इसमें दोनों टैक्सेबल होगा, जो एम्प्लॉय ने किया। अरे एम्प्लॉय का तो यही टैक्सेबल है। एम्प्लॉयर का देखो, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो वैसे ही आप समझो, एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन किस में से देता है, जो उसको सैलरी मिलती है, वो सैलरी पूरी टैक्सेबल होती है। समझ में आ गया ना, सैलरी पूरी ही क्या है, टैक्सेबल है। पहले टैक्स लगेगा फिर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट। क्या, नहीं 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 नहीं, पहले वो टोटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट, तो वो तो उसका दिक्कत है। सर सैलरी 60,000 रुपए थी। हाँ। उसने बोला 5,000 का कंट्रीब्यूशन में देना चाह रहा हूं, तो 5,000 डिडक्ट होके फिर टैक्स लगेगा ना। अरे वो 60,000 पे टैक्स, पूरा 60 पे पूरा 60 पे इसके लिए टैक्स। प्रोविडेंट फंड है। अरे देखो समझो, ये प्रोविडेंट फंड वगैरह 80C का बेनिफिट मिलता है। किसका बेनिफिट मिलता है, 80C का बेनिफिट मिलता है, चैप्टर 6A का डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, तो वहां पे लेस हो जाता है। ठीक है, अब हम डिडक्शन की बात ना कर रहे, अभी तो हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। समझ में आ रही है, ग्रॉस टोटल इनकम में पूरा 20,000 जो भी है आपका है। एक मिनट हो भैया, रुको ना। हाँ, नहीं, उसकी कैलकुलेशन अलग से आती है बेटा, है ना। और उस पे उसकी कैलकुलेशन अलग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सब एग्जाम्प्ट है, प्राइवेट एम्प्लॉय तो लपेटे में लेते हैं। ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन अलग से है, बहुत पढ़ेंगे हम, रिटायरमेंट बेनिफिट सब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ, ठीक है, चलिए, क्लियर है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 5, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन द हैंड्स ऑफ पे। क्या मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, वही एक चीज। देखो, इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके बेनिफिट के लिए अगर किसी सेकंड पर्सन की पॉकेट से पैसा निकल चुका है, और उसकी पॉकेट से पैसा निकल चुका है, और उसका बेनिफिट अब आपको ही मिलेगा, दैट इज अ डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। समझ में आया, नहीं आया। मेरी पॉकेट से पैसा निकल चुका, ठीक है, अब शिवानी के बेनिफिट के लिए निकल चुका। डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिया मैंने इसको दे दिया। मैंने कहा ले 10 दिन बाद में इसको पैसा दे देना, ठीक है, तो या 2 साल बाद में इसको पैसा दे देना, तो ये पैसा क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। आइए अब टीडीएस की बात करते हैं। टीडीएस क्या होता है? तो माइक ऑन। इतना ही काफी है। हाँ जी, आई अरे कमान कहां थे अपन लोग? टीडीएस साहब, ये मुझसे इंटरेस्ट के रूप में 10 लाख रुपए मांगती है, ठीक है। मुझे कितना पेमेंट करना है? 10 लाख रुपया इनको पेमेंट करना है, ठीक है मैडम। हाँ जी, सो ये गवर्नमेंट है, ये कौन है? गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट ने कहा हाँ जी, मुझे बताइए ये 10 लाख मैं इनको पे करूंगा,
तो मैं ये 10 लाख इनको पे करूंगा तो मेरे लिए क्या ये एक्सपेंस है और इनके लिए क्या है ये इनकम है। गवर्नमेंट इनकम, तो गवर्नमेंट कहेगी ये इसके लिए इनकम है, इसको टैक्स देना पड़ेगा। और मैं काफी लोगों को इंटरेस्ट देता हूं, इनको 10 लाख देना है, इनको 15 लाख देना है, उनको 25 देना है, इस तरह से मेरे को पेमेंट करना है। ठीक है, ये 15, 10, 25, 30, 40 किसी को पीछे बैठे उसको 50 करना है। समझ में आ रहा है? तो ये सब मेरे लिए क्या है एक्सपेंस है, तुम सब इन सब के लिए क्या है इनकम है। बात समझ में आ रही है? ये आई टैक्स, मैंने कहा मेरी तो इनकम है नहीं, मेरी तो इनकम है ही नहीं, बोल तो एक बार नहीं ऐसे बोल टैक्स टैक्स। हाँ खड़ी हुई बात, खड़ी हुई इधर हाँ फटाक से जल्दी तक टाइम नहीं है। हाँ जी ये देखिए साहब, ये आई है, ये गवर्नमेंट है, देखिए ध्यान से देखिए, गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है कि चलेगा काम, गवर्नमेंट नहीं बंदास। हाँ जी मैं इन सबको पेमेंट कर रहा हूं, मैं इन सबको ये टैक्स टैक्स करते आ रही है, बोल तो एक बार टैक्स। हाँ टैक्स और वेरी गुड साहब, मेरा इनकम नहीं है, इनकम तो इन सब का है, आप इन सब से टैक्स लीजिए। तो अब ये गवर्नमेंट जा रही है एक के पास में टैक्स, ये हम तो नहीं देते, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये बोल तो अभी ये टैक्स, अब ये बार बार जाके टैक्स टैक्स टैक्स। आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ जी, अब इनके लिए आप बताओ कि अब गवर्नमेंट कहती है ये परेशान है, यहाँ पे क्या करूं है ना, ये क्या करूं ये परेशान है। तो वो एक वो टैक्स ये और टैक्स का ऑफिसर है, ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं क्या करें, अब क्या करें। तो अब तू बोल कि मैं बहुत परेशान हूं, कोई टैक्स नहीं दे रहा, तो वहां से आवाज आएगी, बोलना उसको, बोलना मैं बहुत परेशान हूं, कोई टैक्स नहीं दे रहा, क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब ये क्या, वो क्या कह रहा है, साला ये इनकम आती कहां से, वही उसको पकड़ो। समझ में अरे 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 इतना नहीं, हाँ समझ में आ रही है बात। तो अब ये क्या करेंगे, ये इनकम, इनके पास इनकम फ्लो कहां से हुई, मेरे पास हुई, सोर्स मेरे यहां से, ये मुझको दबोचेगी और मेरे ऊपर कसेगी क्या, शिकंजा टैक्स का, कि भैया तुम एक काम करो 20% काट लो। मैं क्या काट लो, कि इनकम में से काट लो। मैं अच्छा ये बात हुई ना, समझ हाँ जी। सो 20% आपको समझ में आ रहा है? थैंक यू प्लीज। तो इन्होंने क्या किया, समझिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझको कसा, हु एम आई, सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने मुझको कसा, बोला ए अगली बार इसको 10 लाख देने का तो उसमें 20,000 रुपया नहीं, क्या 20% नहीं 2 लाख रुपया अपन को मिलना चाहिए, नहीं तो चाहे काम धंधा बंद करवा देंगे, गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा नहीं हुजूर मैं कर दूंगा, आप ऐसा ना करें, मुझ पर दया वर्ष है, मैं कर लूंगा, सीधा बैठ तू सीधा बैठ। हाँ तो वाकई में बेटा हुजूर बन में वैसा हो गया। हाँ समझ में आ रही है बात। तो यहां पे अगर बात करें तो अब समझे, अब ये आई नेक्स्ट मेरे को पैसा लेने के लिए आई, ये आई पैसा लेने के लिए, बोल के सर इंटरेस्ट का पैसा दो ना। सर इंटरेस्ट का पैसा दो ना। हाँ ये लो साहब, ये लो साहब, ये लो। मैं तो बोलती हूँ मुझे नहीं चाहिए। ये लो साहब, ये लो। ये देखिए ये टोटल 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है टोटल, 10 लाख का डॉक्यूमेंट 10 लाख है, पर इसमें से मैंने ये लो 8 लाख रुपया, 8 लाख, ये 8 लाख, सिर्फ 8 लाख? हाँ 8 लाख। तुमने पिछली बार गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया तो गवर्नमेंट ने मेरे को ठोका, समझ में आया बात। तो अब इसमें से ये रहा 2 लाख, देख ये रहा 2 लाख, एक दो बोलना ना नीना, ये तो गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है, इसकी टॉफी कौन खाएगा, और ये गवर्नमेंट को चला गया, आप समझो। तो उसने कहा इसमें, मैंने कहा देख तो अपने इनकम पे मैंने ये तेरी इनकम का कुछ पोर्शन मैंने किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। अरे पढ़ लेना बाद में, क्या है ये पढ़ने लगी। तेरी इनकम का कुछ पोर्शन मैंने किसको दिया, गवर्नमेंट को दिया। अब मैं इस गवर्नमेंट को दे रहा हूं, गवर्नमेंट पूछ रही है ये क्या है, ये जो टीडीएस के टैक्स है पूछ किसका है, ये उसका है, उसका किसका, शिवानी जैन का है,
क्योंकि शिवानी जैन तो बहुत सी हो सकती है दुनिया में, उसका कुछ नंबर होगा। मैंने कहा इसके साथ में मैं पैन नंबर भी देता हूं, उसका शिवानी जैन का पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर भी साथ में देता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? परमानेंट अकाउंट नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। परमानेंट अकाउंट नंबर इज ए यूनिक नंबर विच इज इश्यूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। वो किसी भी पर्सन का डुप्लीकेट नहीं हो सकता, एक पर्सन के दो नहीं हो सकते। ये अलग बात है, फ्रॉड का केस अलग होता है, लेकिन जनरली एक पर्सन के दो नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, ये भी शिवानी जैन है, ये भी शिवानी जैन है, वो भी शिवानी जैन है। सपोज तीनों का नाम शिवानी जैन है, लेकिन तीनों के अकाउंट नंबर जो होंगे वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मैं जब इनको दूंगा तो नाम लिखूंगा शिवानी जैन, साथ में वो परमानेंट अकाउंट नंबर भी लिखूंगा, ये पैन नंबर भी लिखूंगा कि ये इसके है। ये जो टैक्स जमा करा है ना मैंने मेरा टैक्स जमा नहीं करा है, मैंने किसी और के बिहाफ पे किसी और का टैक्स मैंने आपको जमा करा है। तो यहां पे जो टैक्स जमा हुआ है, यहां पे जो टैक्स जमा हुआ है, इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? शिवानी जैन को ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब जब शिवानी जैन ने बाकी जैसे मुझसे 10 लाख रुपए, मतलब अब जब शिवानी जैन ने सारे इनकम वगैरह कंप्यूट कर ली, तो अब देखिए मैंने शिवानी जैन के बेनिफिट के लिए 2 लाख रुपए किसी और को दिए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन ये क्या माना जाएगा? इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। बात समझ में आता है? इनको जो 2 लाख रुपए मैंने गवर्नमेंट को जो 2 लाख रुपए दिए हैं, इसका बेनिफिट एक्सक्लूसिवली किसको मिलेगा? शिवानी जैन को मिलेगा। उसमें मेरा बेनिफिट नहीं है। मेरी पॉकेट से तो पहले भी 10 लाख जाने थे, अब भी 10 लाख गए हैं, तो मेरी पॉकेट से तो उतना ही जाना है। शिवानी जैन की इनकम पहले भी 10 लाख मानी गई थी, अब भी 10 लाख मानी जाएगी। ठीक है, अब इसको डायरेक्टली रिसीव कितना हुआ है? 8 लाख, लेकिन 2 लाख इसके लिए, 2 लाख इसके बेनिफिट के लिए कहीं और हमने क्या कर दिए? जमा कर दिए। अब इसका बेनिफिट इसको कैसे मिलेगा? ये मेरी इनकम यानी इंटरेस्ट की इनकम 10 लाख रुपया और दूसरी इनकम, सारी इनकम कंप्यूट कर लेगी और उस पर टैक्स कंप्यूट कर लेगी। मान लो इसको टोटल टैक्स बनता है 3,50,000। कितना टैक्स बनता है? अब इसको 350 देने की आवश्यकता नहीं है। 350 में से इसके लिए किसी और ने कुछ और पैसा पहले ही पे कर रखा है। कितना पे कर रखा है? 2 लाख टीडीएस। तो 350 में से 2 लाख ये लेस कर देगी और 150 गवर्नमेंट को दे देगी। समझ में आया? अब ये जाएगी गवर्नमेंट के पास में, ये कहेगी देखो देखो मेरा टोटल टैक्स कितना बनता है? 350। कितना? देखो मेरा टोटल इनकम इतना है, 350 टैक्स बनता है और मेरे लिए 2 लाख रुपए आपको जे सर ने ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो 350 में से 2 लाख तो आपके पास ऑलरेडी आ गए, तो पीछे कितना बचा? ये पकड़ो 150। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिस्टम समझ में आया? तो यहां पे जो टीडीएस कटा है ना, जिसके लिए टीडीएस कटता है, जिसकी इनकम के लिए टीडीएस कटता है, जिसकी इनकम के लिए बेबी, जिसकी इनकम के लिए टीडीएस कटता है, वो डीम टू बी रिसीव्ड ही मान लिया जाता है। क्लियर? नोट्स कहां चले गए? किसको दे दिए? अच्छा नहीं 8 लाख के नोट्स। ये रहे। हाँ जी, ला दे दे। हो गई? ऑडिट हो गई? हाँ जी। उसके बाद में कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, इन्वेस्टमेंट पार्टली डिस्क्लोज्ड, अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। हुंडी क्या होती है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको पता है। क्या इसको पूरे का एक हेडिंग हो जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड अमाउंट, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर के रूप में हो। समझ में आ रहा है? जैसे आपने बर्थडे पार्टी की, साहब आपने अपनी बर्थडे पार्टी की और बर्थडे पार्टी में आपने क्या किया? आपने बिंदास मतलब ग्रैंड एक बर्थडे पार्टी की, ऐसी बर्थडे पार्टी जो आज तक नहीं की, और आपने करीबन उस पर करीबन 35 करोड़ रुपए स्पेंड कर दिए। 35 करोड़ रुपए, या मान लो कितने साल के हो जाओगे तुम इस बर्थडे को? कितने साल के हो जाओगे? 20 के हो जाओगे, तो तुमने 20 करोड़ खर्च कर दिए। ठीक है, तुम कितने की हो गई? 20 करोड़। तू 19 की है? अरे तो क्या हो गया?
तू बड़ी मोटी है। हाँ जी, 20 करोड़ खर्च कर दिए साहब। ये 20 करोड़ खर्च करी, पार्टी वार्टी जश्न, मतलब पूरा बिंदा, सबको सबको ले गई, क्या लॉस एंजल्स ले गई और वहां ले गई है, 20 करोड़ खर्च कर वहां पे। और वहां पे अब ये अपने कौन है, टैक्स वाले, ये भी आए 20 करोड़ अच्छा ये खर्च किया, ये सब नोट कर रहे हैं ये क्या आपको बहुत अच्छा लगा क्या, आप इतना नोट करिए? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा लगा, सब नोट कर रहे हैं। ये और बता रही है, ये देखो मैंने ये भी करा, मैंने ये भी करा, चलो चलो और बताते हो, देखो मैंने ये करा। अच्छा 23 करोड़, हाँ हाँ ये 20 का, आप तो 15 ही कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मेरा इसमें 23 करोड़ का खर्चा हो गया। अच्छा अच्छा 23 करोड़, ये सब नोट करती है और चली जाती है, उस समय डिस्टर्ब नहीं करती है, पार्टी के समय डिस्टर्ब नहीं करती। ये भी आती है मस्त चैप नाश्ता वास्ता चेपती है ना, जाती है, ठीक है। उसके बाद में ये लव लेटर भेजती है कि प्लीज एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर यू हैव अर्न दिस मच अमाउंट, एल्स व्हाई डोंट वी टेक योर इनकम, और हम इसको इनकम क्यों नहीं ले लेते। समझ में आया? अब इसके पास एक नोटिस आता है, किसकी तरफ से आता है? गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस आता है, ये लीजिए साहब, ये जितने भी खर्चे किए ना आपने, 20, 23, 25 जो भी खर्चे किए, इसका सोर्स बताओ कहां पे किए है, कौन से ईयर में आपने इनकम अर्न की, कौन से इनकम में आपने, कौन से ईयर में आपने इनकम अर्न की, कैसे इनकम अर्न की, जरा बताएं तो सही। ये कहती है अच्छा ये इनकम मैंने 2 साल पहले की, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, 4, मतलब अच्छा 2 साल पहले इनकम की ना आपने, तो 2 साल पहले आपने इनकम अर्न की, तो आपने इतनी इनकम अर्न की है तो इनकम टैक्स आपने रिटर्न भरा होगा, रिटर्न भरा होगा, आपने टैक्स भी दिया होगा। लाओ रिटर्न देखते हैं तुम्हारा रिटर्न मैं तो भूल गई ये क्या होता है ये तो मैं भूल गई, रिटर्न तो मैं भूल गई भूल गई ना बावड़ी, तो उस समय टैक्स में नहीं किया। समझ में आ रहा है? आओ लपेटे में तो अरे ये तो उस समय रिसीव हुई थी, हाँ उस समय रिसीव हुई थी, तो ये तो उस समय टैक्सेबल होना चाहिए था, हाँ उस समय टैक्सेबल होना चाहिए था, लेकिन आपने उस समय टैक्स नहीं दिया, तो ये जिस साल पता चली उसी ईयर में डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली गई और टैक्स दे दो, और इस पे टैक्स भी अब तुमको 30% से नहीं 60% से देना पड़ेगा। आया समझ में? अब 23 करोड़ तो वहां खर्च किए और उसका समझ में आ रहा है, और तो और उस पे इंटरेस्ट पेनल्टी और दे दो मैं तो भूल गई, भूलने की एक बार लग गया लपेटा तब जिंदगी भर याद रहेगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो ये है, दिस इज द कॉन्सेप्ट इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। एक एक पॉइंट को हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, हाँ कर लेंगे। हाँ जी, ये एक को हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, सिर्फ एक पॉइंट इसमें बाकी रहता है, वो अपन कल डिस्कस कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बताओ समझ में आया कि नहीं आया? एकदम तगड़े से आना चाहिए साहब, समझ में आया चीज? चलिए थैंक यू। ओ हीरो